सो हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे बी फार्म सेकंड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसके यहाँ पर हम लोग 2 मार्क्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। एंड फ्रेंड्स, बी फार्म सेकंड सेम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड गाइज आज से अपनी बी फार्म सेकंड सेम की जर्नी स्टार्ट हो गई, तो आपको अब जितने भी रिमेनिंग एग्जाम हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, उसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो कि बन सकता है 2 मार्क्स में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे पहले हमने गेस्ट पेपर के बारे में बात किया था, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मीन्स 90% मोर देन क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आप सबने अगर वो गेस्ट पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो कि बन सकता है डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स एंड गिव देयर एग्जांपल। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से करके जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बायोमोलिक्यूल जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है बायो एंड दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूल जो होता है उसका मतलब होता है केमिकल एंटिटी। सो हम कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, तो उन्हीं को सिंपली यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड इनकी डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में लिखी गई है। सेम जैसा अभी हमने बताया कि बायोमोलिक्यूल्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बस इसी टाइप से आपको आपके एग्जाम में भी लिखना है सेम डेफिनेशन। एंड इनके एग्जाम्पल कुछ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए एंड अमीनो एसिड हो गए। तो ये बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हो जाएँगे। एंड जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये बॉडी की ग्रोथ, एनर्जी और फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बस आपको इतना ही इसमें लिखना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि बन सकता है डिफाइन मोनोसैकेराइड विद एग्जांपल। मीन्स मोनोसैकेराइड क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। सो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होते हैं, तो उनको सिंपली यहाँ पे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसा कि मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दैट इज नोन एज मोनोसैकेराइड। एंड इनके एग्जांपल भी पूछा था, तो एग्जांपल में जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया एंड राइबोज हो गया, तो इन्हें सिंपल शुगर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बस इसी टाइप से आपको इसमें इतना लिखना है। एंड बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि बन सकता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है एंड उनका एग्जांपल भी लिखना है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनको सिंपली रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन सेम इसी टाइप से लगी है, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। एंड यहाँ पे जैसे कि फेलिंग टेस्ट जो होता है वो यूज किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है उनके डिटेक्शन में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड इनके एग्जाम्पल में जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गलैक्टोज हो गए, तो ये सब रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड फेलिंग टेस्ट से ये आइडेंटिफाई होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो कि बन सकता है कि आपको लिपिड जो होते हैं वो क्या होता है उनके बारे में लिखना है एंड इनके बायोलॉजिकल रोल लिखने हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल जो होते हैं उनका एस्टर्स होते हैं, तो उन्हीं को सिंपली यहाँ पे लिपिड्स बोलते हैं। एंड जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं। एंड बात करते हैं इनके बायोलॉजिकल रोल के बारे में। तो बायोलॉजिकल रोल क्या आते हैं, जैसे कि ये एनर्जी जो होती है उसको एनर्जी को स्टोर करते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसको बनाते हैं एंड विटामिन ए, डी, ई के जो होता है उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जो कि लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो ये इनके बायोलॉजिकल रोल हो जाएँगे, बस इसी टाइप से आपको लिखना है इसमें। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का हर एक कमेंट मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपका सपोर्ट ही मेरी रियल एनर्जी है, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। एंड फ्रेंड्स, मेरा ट्रस्ट करिए एंड जो लव और सपोर्ट आप लोग दे रहे हो ना, उसका नेक्स्ट लेवल आउटपुट आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में मिलने वाला है। तो आपको हमें भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, जिससे कि हम आपको अच्छे से वीडियोज़ एंड मोर एक्यूरेट क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि बन सकता है व्हाट आर फॉस्फोलिपिड एंड गिव देयर एग्जांपल। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है।
फास्फोलिपिड मीन्स नेम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे लिपिड्स जिनमें फास्फेट ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो उनको सिंपली फास्फोलिपिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि कोलिन हो गया, एंडोसिफेलिन हो गया या फिर लेसिथिन हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड जो फास्फोलिपिड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उनका मेन पार्ट होते हैं, तो उनको यहाँ पे सिंपली फास्फोलिपिड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि बन सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड एंड गिव देयर बायोलॉजिकल रोल। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनका बायोलॉजिकल रोल जो होता है उसके बारे में लिखना है, एंड न्यूक्लिक एसिड होते क्या उनको डिफाइन करना है। सो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनकी एक चेन होती है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है उनको स्टोर करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो उनको यहाँ पे सिंपली न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। एंड 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए एंड एक होता है आरएनए, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड बात करते हैं इनके बायोलॉजिकल रोल के बारे में। तो बायोलॉजिकल रोल जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर करते हैं, एंड जनरेशन से जनरेशन जो होती है उसका ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। एंड कुछ आरएनए जो होते हैं वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, तो इनके बायोलॉजिकल रूल हो जाएँगे, बस इसी टाइप से आपको इसमें लिख देना था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि बन सकता है डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स। तो बायोएनर्जेटिक्स जो होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो बॉडी में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी एक्सचेंज करने का स्टडी जो होता है उसको बायोएनर्जेटिक्स बोलते हैं। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जेटिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ एनर्जी। सो बायोएनर्जेटिक्स जो होते हैं ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत हम लोग एनर्जी जो होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है या फिर एक्सचेंज होता है एनर्जी का विदिन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को सिंपली बायोएनर्जेटिक्स बोलते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोएनर्जेटिक्स। तो इस टाइप से लिख देना है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि बन सकता है डिफाइन फ्री एनर्जी। सो फ्री एनर्जी जो होती है वो मतलब सिस्टम में अवेलेबल एनर्जी होती है उसी की तरह होती है जो वर्क कर सकती है, उसी को यहाँ पे सिंपली फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसको सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। एंड गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो एक एनर्जी होती है जो कि अवेलेबल होती है इन अ सिस्टम डू वर्क, मतलब किसी भी सिस्टम में वर्क करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसको यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। एंड इसको यहाँ पे जी से डिनोट करते हैं, एंड इनको मेजर किया जाता है किलो जूल पर मोल में, तो उसको यहाँ पे फ्री एनर्जी बोलेंगे। बस इसी टाइप से आपको लिखना रहेगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपको इंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो होती है उनके बारे में डिफरेंस लिखना है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इंटरगोनिक रिएक्शन के बारे में। तो इंटरगोनिक रिएक्शन जो होते हैं इनको एनर्जी चाहिए होती है, एंड एनर्जी जो होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पे इनको इंटरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं। वहीं पे एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो होती हैं वो ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, तो उसको यहाँ पे एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड इनके एग्जांपल में जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस आ जाती है, एंड इनके एग्जांपल में जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, तो ये इंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो जाएँगे, इसको आपको देख लेना है। एंड 10 नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि एंथैल्पी एंड एंट्रोपी जो है इसके बीच में डिफरेंस लिखिए, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो एंथैल्पी जो होती है वो टोटल हीट एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम का, उसको यहाँ पे एंथैल्पी बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन लिखिए, जो कि बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में लिखिए, आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। एंड इसको ये एच से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला इस टाइप से हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। एंड यहाँ पे ई जो है इंटरनल एनर्जी होगी, एंड पी प्रेशर हो जाएगा, वी वॉल्यूम हो जाएगा। एंड एक इसी में आता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर्स या रैंडमनेस जो होता है उसका मेजर होता है, मतलब ज़्यादा डिसऑर्डर तो ज़्यादा एनर्जी, तो उसी को यहाँ पे एंट्रोपी बोलते हैं। एंड इसकी भी क्वेश्चन आपको लर्न कर लेनी है, तो ये हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बन सकता है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको फार्मूला लर्न कर लेना है, जो फार्मूला होता है बस यही मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो यहाँ पे जी जो है हमारी फ्री एनर्जी हो जाएगी, एंड एच जो होगी एंथैल्पी हो जाएगी, एंड एस जो है एंट्रोपी हो जाएगी, एंड टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको इसको भी लर्न कर लेना है। वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जो कि बन सकता है डिफाइन रेडॉक्स पोटेंशियल। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है मतलब किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को यहाँ पे सिंपली रेडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसको यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल बोला जाता है। मीन्स किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन करने की टेंडेंसी को रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो इस टाइप से आपको लर्न कर लेना है। एंड ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका लॉस होता है, एंड वहीं पे रिडक्शन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका गेन होता है। तो इसको भी आपको लर्न कर लेना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जो कि बन सकता है व्हाट आर हाई एनर्जी रिच कंपाउंड एंड गिव देयर एग्जांपल। तो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस पर बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उनको यहाँ पे
हाई एनर्जी रिच कंपाउंड बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे कि एटीपी हो जाएगा। जैसे एटीपी जब वो हाइड्रोलाइज़्ड होती है या फिर ब्रेकडाउन होती है तो उससे मतलब -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो इसको आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में जो कि बन सकता है डिफाइन एटीपी एंड गिव देयर बायोलॉजिकल रोल। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपको लर्न कर लेना है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एंड एटीपी जो होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम जो होता है उसमें पाए जाते हैं। एंड इनके बायोलॉजिकल रोल जैसे कि एनर्जी जो होता है उसको प्रोवाइड करता है एंड मसल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो होती है या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो होती है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो इसको भी आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जो कि बन सकता है व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ग्लाइकोलाइसिस मतलब यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है मीन्स 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होके यहाँ पे 2 पाइरुवेट बनाता है तो उसको यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं glycolysis is the pathway of breakdown of one glucose molecule into two molecule of pyruvate is known as glycolysis। एंड यहाँ पे एटीपी जो होती है साइमल्टेनियसली मतलब प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि एनर्जेटिक्स के बारे में बात करते हैं कि कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती हैं तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट जो होती हैं 2 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं एंड एनएडीएच जो होता है उससे यहाँ पे 6 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में 2 एनएडीएच जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ पे एक एनएडीएच में 3 एटीपी होती हैं तो यहाँ पे 6 एटीपी हो जाएंगी। एंड यहाँ पे टोटल जो एटीपी इसमें होती हैं वो 8 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं इन एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 8 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है एंड ये जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होता है इसको भी आपको लर्न कर लेना है। वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में जो कि बन सकता है व्हाट इज़ फास्फोराइलेसिस। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फास्फोरो मीन्स होता है फास्फेट ग्रुप एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। सो फास्फोराइलेसिस जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फास्फेट ग्रुप की हेल्प से बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उनको यहाँ पे सिंपली फास्फोराइलेसिस बोलते हैं। एंड एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसको भी आपको याद रखना है। एंड 17 नंबर क्वेश्चन में आपको ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होती है वो क्या होता है उसके बारे में लिखना है एंड कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है उसको भी लिखना है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो होते हैं उनसे मतलब ग्लूकोज जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है तो उसको यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। एंड इसमें एटीपी टोटली यहाँ पे 6 एटीपी जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। आपको इसको भी लर्न कर लेना है एंड मोस्टली ये प्रोसेस जो होती है हमारे लीवर में होती है। तो आपको ये सब लर्न करके ही जानना है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जो कि बन सकता है कि टीसीए साइकिल जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में लिखिए एंड कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में लिखिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी कर लेना है। टीसीए साइकिल जो होता है उसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नेम से जानते हैं या फिर क्रेब साइकिल के नेम से भी जानते हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है। एंड यहाँ पे सिट्रिक एसिड जो होती हैं उसमें कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कितनी एटीपी जो होती हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल से प्रोड्यूस होती हैं। मैं चेक करूँगा कि आप लोगों ने ये सब अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एंड 19 नंबर क्वेश्चन जो बन सकता है राइट द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसमें 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इंसुलिन एंड एक होता है ग्लूकागोन हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं। मीन्स इंसुलिन जब डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है बढ़ जाता है एंड ग्लूकागॉन यहीं पे सिंपली इंक्रीज हो जाता है। जब डायबिटीज का केस होता है तो उसमें इंसुलिन जो होता है उसकी कमी हो जाती है एंड ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है बढ़ जाता है तो डायबिटीज हो जाती है। इसको भी आपको लर्न कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको देख लेना है एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एंड 21 क्वेश्चन है इसमें आपको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है वो क्या होता है उसको देख लेना है। एंड 22 क्वेश्चन जो है इसमें आपको बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड का ये क्या होता है इसको भी लर्न कर लेना है। एंड यहाँ पे हमारे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। आप लोग अगर इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो आपको सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन वाला आता है तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को करके जाते हो तो आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को एग्जाम से पहले एक बार इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके ही एग्जाम देने जाना है। एंड जो वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया है कि एकेटीयू में कॉपी कैसे लगें, तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार वॉच कर लेना। उसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया हमने कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करें एंड कितने पेजेस वगैरह जो होते हैं उनको कैसे फिल करें, उन सब के बारे में बताया एंड कैसे कॉपी एकेटीयू में लिखी जाती है, तो उसके बारे में भी बताया है। तो आपको बहुत अच्छे से उस वीडियो को वॉच कर लेना है। एंड फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी रियल एनर्जी है एंड जितना आप लोग सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा मैं आउटपुट देने की कोशिश करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।